Good evening, everyone. So, today I am going to take Arbitration and Conciliation Act 1996. So, this is something about me. I don't want to waste your time. You can read it on your own. The purpose I am making this series or all the videos is just to save your time and not to make you read what is not relevant. Okay. You may read the whole act and get 2 out of 2 questions right, or you may read 50% act and get 2 out of 2. So that is your choice. I'm not saying कि whatever I'm saying question will come from that, but there is a high chances of the probability कि question will come from the portions I am telling. So it is your choice. I am not telling you not to read the whole act. Only the purpose is, if you have read the whole act, please revise all these sections. If you haven't read the whole act, try to cover these sections only, because only 4 or 5 days are left. You don't have much time to read all these acts. Just go through this important provision and get done with it. So let's get started. So I'll just go very briefly on this. UNICITRAL, you have to remember the full form: United Nations Commission on International Trade Law. Very simple, UN ट्रेड लॉ, ये बीच का याद रखना है, बस दैट्स इट. ठीक, उसके बाद आ जाओ डेफिनेशंस पे. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जब एक्ट रीड करेंगे देन आपको ये सब ऑलरेडी आप पढ़ोगे, तो अभी यहाँ पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, बस आपको ये सेक्शन जो 2F है ना, बस ये पढ़ना है आपको. इसमें भी क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात हुई है. अब इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, हाउ विल यू डिफाइन कि कोई पर्सन इंडियन नेशनल नहीं है. सो पहला तो भाई उसका नेशनैलिटी ना हो इंडियन. कॉर्पोरेट मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड ऑफ इंडिया का. बॉडी ऑफ एसोसिएशन जिसका मैनेजमेंट कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, और गवर्नमेंट एंटिटी. ठीक, ये 4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में जाओ. 2F मेरे हिसाब से इसके बाद से इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि आपको पढ़ना है. रिसीप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक आर्बिट्रेशन आपने एग्रीमेंट कर लिया, XYZ उसमें सब कुछ लिखा है, बट इसको स्टार्ट कैसे कराओगे. इसको A को और B है, ये इसने इसको इसका पैसा नहीं दिया तो इसको नोटिस कैसे दोगे. तो इसमें यही चीज़ लिखी, किसको नोटिस देनी है, कहाँ नोटिस देनी है. ठीक है, वो जहाँ लास्ट डिसाइड करता था, जो आपका लास्ट एड्रेस है, जितना भी आपके पास कम्युनिकेशन का एड्रेस है वहाँ पे भेज दो. अगर वो सब नहीं मिल रहा है तो जो आपके पास लेटेस्ट एड्रेस था उस पर भेज दो. दैट वुड बी डीम्ड डिलीवर्ड. सिंपल, ख़त्म. वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्शन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. 6 तक. 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, अब देख लो क्या क्या मैंने मार्क किया. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स. 10 डिस्प्यूट्स हैं, 10 में से 5 आप भेज सकते हो, चाहे तो 10 के 10 भेज सकते हो. ठीक, आर्बिट्रेशन आप किस फॉर्म में कर सकते हो. एक आपने एग्रीमेंट बनाया कि आप सेल ऑफ सब गुड सप्लाई करोगे, उसके बीच में आपने एक और क्लॉज डाल दिया कि इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइजेज इन फ्यूचर इट विल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन. या फिर आपने कहा कि एक सेपरेट एग्रीमेंट ही आर्बिट्रेशन का बना लिया. ये यहाँ पे कह रहा है शैल बी इन राइटिंग. ठीक, ओरली नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये चीज़. ओके, साइंड बाई द पार्टीज ऑब्वियसली. या तो एक्सचेंज हुआ हो कि हाँ भाई ईमेल हुआ है, उस पर एग्री कर लिया कि करेंगे. अगर ये नहीं हुआ है तो किसी ने स्टेटमेंट बोला, उसको आपने डिनाई नहीं किया, तो दैट इज़ एक्सेप्टेड फैक्ट. सिंपल. ठीक, पावर ऑफ पार्टीज 8 सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. 8 में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, वहाँ पे आपको किस स्टेज पे ऑब्जेक्शन लेना है कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मुझको उस पर रेफ़र करो. तो ये जो लाइन मार्क की है बस इतना पढ़ लो. ठीक, 8A 8B जम्मू एंड कश्मीर के लिए है. सेक्शन 9 रेड विद 17. ठीक है, यहाँ पे कौन मेजर ले रहा है, कोर्ट. वहाँ पे कौन मेजर लेगा, ट्राइब्यूनल. ठीक, ये पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही जनरल है. इंटरिम मेजर्स लेगा दोनों केसेस में. आपको कोई प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी आर्बिट्रेशन में आनी चाहिए और लगता है कि सामने वाला पार्टी उसको सेल कर देगा, तो उस केस में आप कोर्ट के पास जाओगे कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप स्टे कर लो टिल द कंप्लीशन ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. सिंपल. ठीक, यही सारी इसमें दिया है. इंटरिम इंजंक्शन, टेक्निकली वही बोला है मैंने. ठीक, ये जो प्रोविज़न है ना भाई साहब,
वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, कैन देयर बी 20 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इन एनी प्रोसीडिंग। थोड़ा पॉज करो, सोचो, बताओ फिर। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, नहीं होता है तो यहाँ पे आंसर लिखा है, ठीक। शैल नॉट बी एन इवन नंबर। 21 कर सकते हो, 20 नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आर्बिट्रेट मतलब यहाँ पे आप फ्री टू डिटरमाइन, फ्री है पार्टी, जितने चाहो करो भाई, आपके पास, आप अंबानी हो, 101 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करते हो तो 16 आर्बिट्रेटर होगा, सिंपल। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे होगा, कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्रीमेंट कर लो, उसके थ्रू कर लो। अगर नहीं एग्रीमेंट कर पाते हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा, ठीक। अगर 3 करने थे, 3 में से पहले से वन पार्टी ने कर दिया, तो जो 2 बचे वो तीसरा वाला करेंगे, सिंपल, ठीक। इसके बाद बता देता हूँ, ओके, ये हो गया। अगर ये सब अपॉइंट आप नहीं कर, कितने दिन में आपको करना है, सब अप्लाईज, ये सब पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्रॉस कर दिया मैंने ये सारी चीज़ें, ठीक। क्योंकि आपको डीपली जितना घुसोगे आप ही का लॉस है। इतना डीपली कभी आज तक IBPS ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। अगर भाई पूछ ले तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे, या तो यूट्यूब पे डाल देना, ठीक। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड फोर्थ शेड्यूल, आई थिंक मैं भी उतना उधर गया नहीं था, आई थिंक इट इज़ फीस के रिगार्डिंग, फीस या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों में से एक होगा कोई। तो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल का सिर्फ इतना देख लेना हेडिंग क्या बोलती है। आई थिंक 4 इज़ फीस ओनली, आर्बिट्रेटर को कितनी फ़ीस मिलेगी। 5 इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की किस ग्राउंड पे आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो, ठीक। हाँ, ये आ गया ना इधर, ये देखो 5th शेड्यूल, ग्राउंड ऑफ चैलेंज हो गया। चैलेंज प्रोसीजर क्या होगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कि भाई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, आप 15 दिन में कर दो, जब भी आपको पता चला, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद ये दोनों चीज़ें कि आर्बिट्रेटर किन किन केसेस में टर्मिनेट हो जाएगा उसका मैंडेट, कि भाई ने उसको अपॉइंट किया बट डिफैक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो उस केस में नहीं कर सकता भाई। मेंटली इल हो गया या कोई घर में प्रॉब्लम है कि भाई नहीं अब आ पा रहा हूँ, तो भाई नहीं करेगा, विड्रॉज फ्रॉम ऑफिस, चला गया, नहीं करना मुझे, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा यहाँ पे एनी अदर रीज़न, इनके अलावा रीजंस के अलावा यहाँ पे, ठीक। एग्रीमेंट कर लिया पार्टीज़ ने उस पर, सब्सिट्यूट अमेंड अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया तो। सेक्शन 16, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों सेक्शंस, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 16 भाई, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर हो गई अपॉइंट तो सारे काम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही करेगा, ठीक। भैया कोई पर्टिकुलर एक्ट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि नहीं है, वो इवन वो सारी चीज़ें भी यहीं से शुरू होंगी। कोर्ट के पास अब नहीं जाना है, इसको स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया, उस पर्पज़ के लिए सब होगा। अगर आपको अवार्ड पास हो गया उसके बाद जाके आप सेक्शन 34 में चैलेंज करो, ठीक। इंटरिम मेजर सेम, जो सेक्शन 9 वाले हैं वो सेम यहाँ पे। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, ऑब्वियसली भाई फेयर ट्रीटमेंट तो दोगे ना, वरना दूसरे को बुरा लगेगा। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कुछ भी डिसाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मन चाहे वहाँ करो जाके, बहुत पैसा है, मलेशिया में करो, सिंगापुर में करो, थाईलैंड में करो, ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ करो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखा है, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर्ड इन सेक्शन 1, ये कंडीशन जब भी आप, थोड़ा डिबेट कर रहा हूँ, जहाँ भी ऐसी चीज़ें लिखी हो, नॉट विथ स्टैंडिंग सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, मतलब उसमें क्या लिखा है हमें कुछ फ़र्क नहीं है, ये चीज़ अलग से पढ़ो पूरी, समझ में आ गया। तो सेक्शन को रीड करना सीखिए आप लोग, आपको फ़ायदा करेगा ये चीज़ फ्यूचर में, ठीक। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, भैया उसको नोटिस भेजी, उसने रिसीव कर ली, दोनों ने अपने क्लेम भेजे, काउंटर क्लेम भेजे, सब कुछ स्टार्ट हो गया, आंकी डोरी, सब कुछ ठीक है। लैंग्वेज क्या होगी, पार्टी डिसाइड कर सकते हैं, अगर पार्टी डिसाइड नहीं करता है तो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, भाई जिसने डाला है वो अपना क्लेम देगा, जिसने दूसरे ने के वो डिफेंस देगा। उसके बाद काउंटर आएंगे, काउंटर क्लेम, प्लीड, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, सब कुछ आएगा वहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 25, 26, 27, 28, ये सेक्शन 29 खुद पढ़ लेना, 12 मंथ याद रखना। अब देखो कैच कहाँ पे आता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स, मतलब क्लेम, काउंटर क्लेम सब कुछ पूरा हो चुका है, अब कुछ और नहीं लेना है मुझे यहाँ पे।
अपनी दलीलें दे दी आपने, समझ रहे हो। उसके बाद से 12 मंथ, उसके बाद नीचे कंडीशन दी है 12 महीने से पहले अगर कंप्लीट कर लिया तो अवार्ड मिलेगा भाई, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। उसके बाद यहाँ एक्सटेंशन आप कितने 6 महीने का कर सकते हो, उसके बाद टर्मिनेट भी कर सकता है कोर्ट अगर चाहे तो, ठीक। सेटलमेंट भैया ऑब्वियसली अगर आर्बिट्रेशन में आ रहे तो सेटलमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 31 इम्पॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा एक बार, राइटिंग में होना चाहिए, सब कोई साइन करेगा। अगर 3 आर्बिट्रेटर हैं तो मिनिमम 2 को तो साइन करना है। यहाँ क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, ठीक है। साइंड कॉपी दूसरी पार्टी को भेजनी है भैया, अगर कैसे चैलेंज करोगे, ठीक। रिजीम फॉर कॉस्ट, ये नया प्रोविज़न है, पढ़ना नहीं है बस समझ लो। मान लो ए ने बी के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन किया, बी जीत गया, बी कह रहा तुमने मेरे अगेंस्ट फालतू किया, तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर कहेगा भैया बी की जितनी 10 लाख रुपए लगे उसमें से 6 लाख तुम दोगे, ठीक। तो ऐसे कॉस्ट कर सकता है, इसमें इतना ही बोला है और कुछ नहीं, बहुत जेनेरिक टर्म्स मैंने समझा दिया है, ज़्यादा डीप घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेटिंग असाइड ऑफ ट्राइबल आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट, कहाँ रिकोर्स लोगे, ठीक है, ओनली बाय एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, ठीक है। ये सारे ग्राउंड्स लिखे हैं, खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इन्फोर्समेंट मत पढ़ना, बस जस्ट मैंने हाईलाइट मार्क कर दिया, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो आपके फेवर में अवार्ड आ गया, उसके बाद क्या, उसको एग्जीक्यूट भी तो कराओगे या उसको रख के फ्रेम कराओगे, तो वही सारी चीज़ें हैं बस। इसके अलावा इसमें मेरे हिसाब से और कुछ नहीं पढ़ना है। लिमिटेशन एक्ट जो बोलता है वैसे ही अप्लाई होगा, ठीक। जुरिडिक्शन, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो इस एक्ट में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं है, अगर इतना भी पढ़ लिया जितने मैंने बोला है, ऑड नंबर इवन नंबर ये सब भी अगर पढ़ लिया तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। आई थिंक 3 डेज़ बचे हैं आपके, 3 डेज़ या जितने भी बचे हैं 2 डेज़, तो उसमें लग के पढ़ो। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि और जितने एक्ट्स का मैं बना पाऊँ, जितने भी मुझसे हो पाएंगे, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर दूँ, ठीक है। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।